हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूँ। देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? जिसको मैंने चैप्टर 3 नाम दिया है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने अब तक सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी 20 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हमने बहुत इंपॉर्टेंट वाले देख लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, एक बेस ऑफ अकाउंटिंग है और इसी में एक चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है जिसको हम लोग मैंने क्या किया है कि दोनों चैप्टर को आपके लिए मर्ज कर दिया है, क्योंकि देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो टॉपिक है वो बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन उसका एक ओवरव्यू आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे समझा रखा है। देखिए, बेस ऑफ अकाउंटिंग जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसको मोस्टली हम लोग नोट्स से ही पढ़ेंगे और कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर उसको रिटन के साथ लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए इसमें मोस्टली थ्योरेटिकल जैसा पार्ट है। कुछ भी वैसा लिख के समझने जैसा इन डेप्थ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्या है टॉपिक? बेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, जैसा कि अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है ना? क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करना। ठीक है, अकाउंटिंग का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करना। तो प्रॉफिट एंड लॉस को जो हम लोग असर्टेन करते हैं, उसको हम लोग दो बेस पे उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। पहला होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि देयर आर टू बेसिस ऑफ असर्टनिंग प्रॉफिट और लॉस, जिसमें सबसे पहला आता है कैश बेसिस एंड दूसरा आता है अक्रूवल बेसिस। कितने बेस होते हैं? दो बेस। कौन कौन से? कैश बेसिस एंड दूसरा एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये कैश से रिलेटेड है। अक्रूवल बेसिस तो डायरेक्ट हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन आप कैश बेसिस का मतलब तो आप यही समझेंगे कि ये कैश से रिलेटेड है। ठीक है, आइए इसको हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? इसमें मतलब यही होता है कि सिंपल जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजेक्शन कैश का नहीं होगा, क्या उसके बारे में या उसका रिकॉर्डिंग हम इसमें करेंगे कैश बेसिस में? तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका मतलब ही है कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब ही क्या हो गया कि जो जिसमें कैश इन्वॉल्व है, जिसमें कैश क्या है, इन्वॉल्व है ना? अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब ही यही हो गया। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कैश का अकाउंटिंग, जो कैश का ट्रांजेक्शन है उसका अकाउंटिंग, है ना? क्या बोलता है अंडर दिस बेसिस? ठीक है, इनकम को रिकॉर्ड करेंगे कब? जब वो रिसीव होगा कैश में। उसी तरीके से एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे कब? जब वो पेड होगा कैश में। एक्सपेंस तो पेड होता है, इनकम रिसीव होता है, एक्सपेंस पेड होता है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का तात्पर्य यह हो गया कि इनकम से रिलेटेड, अगर जैसे इनकम है तो इनकम को रिकॉर्ड कब करेंगे? जब वो कैश में रिसीव होगा। एक्सपेंस को रिकॉर्ड कब करेंगे? जब हम उसको कैश में पेड करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, कब तक? जब तक कि कैश रिसीव ना हो जाए या पेड ना हो जाए। देखिए, होता क्या है, आम तौर पे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इन आवर डेली लाइफ, उसमें क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग कैश में भी करते हैं। कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स हमारे लाइफ में चलते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, कैश के जगह हम लोग क्रेडिट पे यानी उधार पे भी। जैसे हम लोग कोई सप्लायर से कुछ परचेज करते हैं। ठीक है, जैसे सप्लायर छोड़िए, दुकानदार से परचेज किए। ठीक है, दुकानदार से परचेज किए, अगर अच्छी जान पहचान होती है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग उधार पे ले लेते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग कैश दे के भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग, कहीं ना कहीं जो ट्रांजेक्शन होते हैं, सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं, ट्रांजेक्शन होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो कैश में या फिर क्रेडिट पे, है ना? यानी या तो हम पैसा दे के सामान लेंगे, गुड्स लेंगे, ठीक है, एसेट लेंगे जो भी है, या बिना पैसे के लेंगे।
है ना, क्रेडिट पे लेंगे। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे। अब मान लीजिए जो ट्रांजेक्शन हमने क्रेडिट पे लिया, क्रेडिट पे उधार पे लिए, क्या उसको हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? सॉरी, सॉरी, हाँ, जो सॉरी, मैंने क्या बोला, मुझे मैं भूल गया, चलिए इसको फिर से रिपीट करते हैं, है ना। अगर हम कोई ट्रांजेक्शन या सपोज सामान हम खरीद रहे हैं दुकानदार से, तो अगर वो हम कैश में खरीदते हैं, ठीक है, कैश पेमेंट करके खरीदते हैं, तो क्या उसको हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे? तो यस। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कैश का ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। लेकिन अगर वहीं पे कुछ ट्रांजेक्शन हमारा अगर क्या है, उधार पे है, ठीक है, क्रेडिट पे है, उधार पे है, उसका पैसा अभी हमने पे नहीं किया है, इन फ्यूचर करेंगे, तो क्या उसको हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए यहीं पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। आइए देखिए, जैसे कि हम एक शॉपकीपर के पास गए और वहां पे 200 रुपये का हमने क्या किया, 200 रुपी का परचेज किया। आपके क्वेश्चन में इसी तरीके से रहेगा, 200 रुपी का परचेज किया मान लीजिए, ठीक है। तो 200 रुपी का जो परचेज है, इससे आपको ये नहीं समझ लेना है, ये नहीं समझना है कि ये आपका कैश में है। ठीक है, ये रूपी सिंबल से आप ये न समझ लें कि ये कैश में है। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आपको बताया रहेगा कि ये टोटली पेड इन कैश। ठीक है, 200 रुपीज का परचेज किए, दैट इज पेड इन कैश, या इसमें रहेगा कि पार्टली पेड इन कैश एंड पार्टली इन क्रेडिट। ठीक है, इट मीन्स कि मान के चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि हम लोग क्या एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि मान लीजिए कि 200 में 100 रुपया हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश दे दिए, और उसको बोल दिए कि 100 रुपया अभी क्रेडिट रहेगा, उधार रहेगा। ठीक है, 100 रुपया क्रेडिट रहेगा, जो कि अपन उसको बाद में आपको इन फ्यूचर पे करेंगे। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या हम टोटल 200 रुपीज रिकॉर्ड कर लेंगे? नहीं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ ये वाला 100 रुपया रिकॉर्ड करेंगे। ये वाला जो क्रेडिट का जो 100 रुपया है, जिसको हमने कैश में नहीं दे करके खरीदा है, कैश हम नहीं दिए हैं उसके लिए, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सिंपल है। ठीक है, इट मीन्स ऑल द क्रेडिट ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। देखिए आपके नोट्स में यही लिखा हुआ है, जब तक कि कैश रिसीव ना हो जाए। ठीक है, कल को जब यही 100 रुपया जब कल को, ठीक है, उस शॉपकीपर को रिसीव हो जाएगा इन फ्यूचर डेट में, तो उस फ्यूचर डेट में मान लीजिए इस मंथ नहीं मिल करके अगले मंथ उसने पेड कर दिया, तो अगले मंथ हम उस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, आसान लगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, फायदे मतलब इसके हमें अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, कुछ ना कुछ इससे हमें कॉम्प्लिकेशन भी फेस करने होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक भी है। ठीक है, देखिए एडवांटेज क्या है कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो सिंपल है, रियलिस्टिक है। भैया एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, सिंपल, रियलिस्टिक है, दिख रहा है, विथ प्रूफ दिख रहा है। ठीक है, दूसरा कि ये क्या है, सुटेबल होता है उन इंटरप्राइज के लिए जहां ट्रांजेक्शन जो होते हैं आपके कैश बेसिस पे मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसेज होते हैं, या बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैश में ही डील करते हैं। वो उनका सीधा सीधी है भैया, आज मतलब कैसे वो उसको वो बोलते हैं, मतलब सीधा सीधी उनका है कि भाई हम कैश में ही लेंगे। ठीक है, उधारी हमारे यहाँ नहीं। तो उनका क्या ये एक एडवांटेज है कि ये उन इंटरप्राइज के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो सिर्फ कैश में डील करते हैं। तो वही डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होगा तो ये आपका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा प्रॉफिट का। क्यों? ये कैसे हम कह सकते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिलेगा? अभी अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि
₹200 का परचेज हुआ जिसमें हमने ₹100 कैश में पे किया एंड ₹100 हमारा क्रेडिट रह गया। तो जो ₹100 हमने परचेज करने के बदले नहीं पेमेंट किया, तो उसको तो हम कैश बेसिस में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो जब कैश बेसिस में हम उस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो क्या इससे हमको ट्रू प्रॉफिट मिल पाएगा? तो आंसर है नहीं। कैसे ट्रू प्रॉफिट मिलेगा? खरीदा तो हमने 200 का, लेकिन हमने एंट्री कितना डाला अपने बुक्स में, अपने अकाउंटिंग में कितना का एंट्री डालेंगे? 100 ही का डालेंगे ना, क्योंकि 100 रुपया का भी हमने कैश में पे किया, तो हम 100 रुपये का ही एंट्री डालेंगे, बाकी 100 का तो एंट्री डालेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ट्रू प्रॉफिट जो है वो हमको नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, प्रीपेड एक्सपेंस को, दोनों चीज, ठीक है। कई बार क्या होता है, ट्रांजेक्शन को हम पहले पेड कर देते हैं, ठीक है, मतलब खर्चा अभी उसका हमने बेनिफिट लिया नहीं है और उसको पहले ही पेमेंट, एडवांस पेमेंट कर दिए, है ना। ये लो एडवांस पेमेंट, मेरे को 2 महीने बाद का कुछ है ट्रांजेक्शन, वो मुझे मेरे घर पे पहुंचा देना, ठीक है, मेरे को ऐसा ऐसा ये सामान चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, स्टॉक में नहीं होता है तो एडवांस पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि प्रायोरिटी मिल सके कि जब स्टॉक में सामान आए तो उनको पहले मिल सके। तो उसके लिए क्या होता है, कई बार प्रीपेड कर दिया जाता है। तो प्रीपेड जब कर दिया गया तो क्या होगा, हम उसी वक्त करेंगे ना, लेकिन जब ट्रांजेक्शन हम करेंगे उस वक्त तो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज, कि कहीं ना कहीं इससे क्या है, ट्रू प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, देखिए बहुत अच्छे चांस हैं कि आप अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट्स मैनिपुलेट हो सकता है, क्यों मैनिपुलेट हो सकता है, क्योंकि पेमेंट या तो पहले आ गया या पेमेंट बाद में आया। मतलब कि क्या हुआ, मतलब अगर आपने ₹200 का परचेज किया, ठीक है, तो वहां पे क्या देखा था हमने कि और यहाँ लिखते हैं, चलिए, ₹200 का परचेज किया, ₹200 का परचेज किया, तो हम अपने अकाउंट्स में क्या दिखा देंगे कि हम ₹200 का परचेज, सॉरी, ₹200 का सेल किए, तो हम अकाउंट्स में कितना दिखा रहे हैं, ₹200 का सेल दिखा रहे हैं। तो अगर ये ₹100 का पेमेंट आ गया, कैश में, अब बाकी 100 का नहीं आया, तो क्या आपको इससे अकाउंट्स में कुछ अंतर पड़ेगा प्रॉफिट या लॉस पे? तो उससे अकाउंट्स मैनिपुलेट होगा, है ना। या तो प्रॉफिट कम ज्यादा दिखेगा, है ना, कम ज्यादा ही दिखेगा ना, क्योंकि पूरा तो आया नहीं, ठीक है। 200 में 100 का ट्रांजेक्शन शो हुआ, 100 का ट्रांजेक्शन ही शो नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, अकाउंट्स मैनिपुलेट होगा, करेक्ट ट्रू प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। दोनों डिसएडवांटेज का मतलब लगभग एक ही है, ठीक है। तो देखिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज का मतलब डिफरेंस नहीं समझ लेना है कि ये डिफरेंस है, इसलिए मैंने एडवांटेज को पहले पढ़ा है, डिसएडवांटेज को बाद में पढ़ाया। आपको इस तरह से लिखा हुआ है 1122 करके, तो इसका मतलब ये ना समझ लें कि ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो पहला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा होता है जिसमें, जिससे हम अकाउंटिंग मतलब कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, प्रॉफिट या लॉस को असर्टेन करने के लिए, वो होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट। देखिए एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इनकम को रिकॉर्ड कब करते हैं, इनकम को रिकॉर्ड करते हैं जब अर्न होता है तब, ठीक है। कब रिसीव हुआ, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसे कि मान लीजिए जुलाई में, जुलाई 2026 में आपका क्या हुआ, आपने सेल किया, ठीक है, सेल किया 10,000 का, ठीक है। पैसा अभी नहीं आया है, पैसा आपको मार्च 2028 में आया, ये पेमेंट, ठीक है, 10,000 का आपने सेल कर दिया कब, जुलाई 2026 में ही, लेकिन पेमेंट आपको 2028 में आया, मार्च 2028 में पेमेंट आया, ठीक है। तो अब आप इसको रिकॉर्ड कब करेंगे, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि जब हमें पैसा अर्न हुआ है, तभी हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि जब हम 2000 जुलाई 2026 में सेल किए, सेल कर दिए, मतलब मेरा अर्निंग हो गया, पैसा नहीं आया लेकिन मेरा अर्निंग हो गया, वहां पे मैंने कमा लिया, क्योंकि वो तो पैसा हमको आ जाएगा कभी ना कभी। तो सेल कर दिए, पैसा आया नहीं लेकिन हम कमा लिए,
है ना। तो यही होता है कि जब अर्न हो गया मतलब ट्रांजेक्शन हो गया, पेमेंट आया या ना आया, वही चीज करा, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, कैश रिसीव आया या नहीं आया, ट्रांजेक्शन हो गया, इनकम अर्न हो गया, उसको हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ट्रांजेक्शन को हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जुलाई 2026 में करेंगे या फिर मार्च 2028 में करेंगे। तो आंसर है कि जुलाई 2026 में हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए। अच्छा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रहता तो कब करते, तो हम मार्च 2028 में करते। क्यों, क्योंकि उस वक्त मेरे को पैसा रिसीव होता। ठीक है, अब डिफरेंस समझ पा रहे हैं, ट्रांजेक्शन कब हुआ, इनकम कब अक्रूड हो गया, इनकम अर्न कब हुआ, जुलाई 2026 में, लेकिन पेमेंट कब आया, जुलाई मार्च 2028 में। तो अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से चलेंगे तो हम मार्च 2028 में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से चलेंगे तो हम जुलाई 2026 में रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया बात, इसको बढ़िया से समझ लेना है इस डिफरेंस को। देखिए, वही हो गया कि जैसे रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को रेंट ड्यू हो गया, आपने पे किया, लेकिन जब एक्सपेंस मान लीजिए कि जुलाई में आपका बन गया, जुलाई का आपका बन गया 2026 का, तो ट्रांजेक्शन उसी वक्त रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका पेमेंट आपने जुलाई में नहीं करके अक्टूबर 2026 में अगर किया है या करने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, कब रिकॉर्ड करोगे, इस टाइम में या इस टाइम में, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से आप जुलाई 2026 में, क्योंकि ट्रांजेक्शन कब का है, जुलाई 2026 का है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, जो एक्रूअल बेसिस है, एक्रूअल बेसिस से आपको ट्रू प्रॉफिट का पता चलता है, सही प्रॉफिट या लॉस हमें समय पता चलता है, और इससे हम बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन सही सही लगा पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। क्यों ऐसा है, इसलिए ऐसा है कि जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, वो ट्रांजेक्शन जब हुआ तब रिकॉर्ड हुआ, जब हुआ तब रिकॉर्ड हुआ। तो इसलिए क्या होता है, ये सही प्रॉफिट या लॉस आपको बता पाता है। तो सही प्रॉफिट या लॉस बता पाता है, तो यही वो यही वो रिकॉर्डिंग है, यही वो बेस ऑफ अकाउंटिंग है, जिसको कंपनी लॉ भी ओके बोलता है। कंपनी लॉ 2013 का जो लॉ है, उसके हिसाब से क्या बोला जाता है कि भाई यही सही है, इसी के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि पैसा आया तो रिकॉर्ड करो, नहीं आया तो नहीं करेंगे। एक्चुअल में रिकॉर्डिंग इसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज देखिए यह है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के जैसा ये सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, बहुत सारी चीजें कि हाँ इस वक्त आया तो इस वक्त रिकॉर्ड करें, इस वक्त ऐसे, थोड़ा सा इसमें आपको आगे का पीछे का दोनों टाइम का आपको रिकॉर्डिंग करके चलना है। तो चलिए डिसएडवांटेज को देखते हैं। डिसएडवांटेज में क्या था, डिसएडवांटेज में एक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है, ये उतना सिंपल नहीं है जितना कैश बेसिस में। कैश बेसिस में क्या है कि हाँ भैया जैसा लेन देन हुआ, आया तो रिकॉर्ड करो, नहीं आया तो मस्त अपना रहो, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। जिस पीरियड का है उस पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे, तो वो पीरियड वो, ठीक है, ये पूरा आपको लेके चलना पड़ता है। तो ये वन ऑफ द डिसएडवांटेज हो गया कि उतना आसान नहीं होता है। दूसरा कि इसमें क्या है, पर्सनल जजमेंट और एस्टिमेट्स का जरूरत होता है। ठीक है, इसमें एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए, अब हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये जानना कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज हैं। आइए जल्दी से इसको कर लेते हैं। देखिए, क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में 5 डिफरेंस लेके चले हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए क्या है कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है ना, ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, सिर्फ कैश वाला ट्रांजेक्शन को। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, सारा कैश वाला भी और क्रेडिट वाला भी ट्रांजेक्शन आपका रिकॉर्ड होता है। अगर एग्जाम में बाय चांस अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस करने आ गया, तो आप इसको लिख तो सकते हैं अपने हिसाब से। मेरा मानना है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो आप ये एक चीज और लेके चलो कि बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन भी आप लेके चलें।
ठीक है, एक बेसिस बनाएं, उसके हिसाब से दोनों के बीच में डिफरेंस दें। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हो गया कि कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग। दूसरा इसका क्या है कि टाइमिंग क्या है। ठीक है, इनकम को रिकॉर्ड करने का टाइमिंग क्या है, तो कैश बेसिस में क्या बोलता है कि सिर्फ उन इनकम को रिकॉर्ड करेंगे जो आपका कैश में रिसीव हुआ है। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि ऑल इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे कैश वाला है चाहे क्रेडिट वाला है ना। तो मतलब कि कब रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, दो चीज का डिफरेंस आ गया। तीसरा क्या है, लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन अभी हमने पढ़ा कि कैश बेसिस को क्या था कि रिकॉग्नाइज नहीं किया है कंपनी लॉ में। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, मतलब लॉ ये नहीं कहता, सजेस्ट करता है कि आप कैश बेसिस के हिसाब से अकाउंटिंग करो। आपको क्या करना है, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से ही अकाउंटिंग करना है। मतलब रिकॉग्नाइज कौन है, एक्रूअल बेसिस वाला। ठीक है, चौथा इसका डिफरेंस क्या है कि करेक्ट प्रॉफिट या लॉस को असर्टेन करना। देखिए, जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है ये आपका करेक्ट प्रॉफिट या लॉस को असर्टेन नहीं करता है, क्योंकि इसमें सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। ठीक है, करेक्ट प्रॉफिट या लॉस कब हमको मिल सकता है, तो देखिए करेक्ट प्रॉफिट या लॉस हमें तब मिल सकता है जब हमारे पास सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग रहेगा। ये नहीं कि कंडीशनल ट्रांजेक्शन, कैश वाला करेंगे क्रेडिट वाला नहीं करेंगे, ऐसे हमको करेक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं पता चल सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, कैश बेसिस में हो गया कि वो भैया उससे आपको करेक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं पता चलता है। लेकिन अक्रूवल बेसिस में क्या है कि इससे आपको क्या मिलता है, ऑल कैश और क्रेडिट रिकॉर्ड का जो कंप्लीट रिकॉर्ड है, कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है। तो कंप्लीट रिकॉर्ड अगर हमको मिल गया कैश का और क्रेडिट का, और तीसरा तो किसी तरीके से होता ही नहीं है ट्रांजेक्शन, कैश में होगा या क्रेडिट में होगा, है ना। तो इससे हमको सही सही प्रॉफिट या लॉस हमको मिल सकता है बिजनेस का। ठीक है, उसके बाद देखिए सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी क्या है कि ये जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोस्टली यूज होता है डॉक्टर लॉयर। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास इलाज करने जाते हैं, कराने जाते हैं, तो डॉक्टर लोग उधारी पे नहीं चलता है। उनका सिंपल है, भैया पेमेंट करो, रिसिप्ट लो, डॉक्टर से मिलो, पेमेंट करो, दवाई लो, घर जाओ। ठीक है, लॉयर का भी सिंपल है। तो उसी तरीके से वो लोग कैश बेसिस पे ही चलते हैं। ठीक है, लेकिन जो अक्रूवल बेसिस होता है ये मोस्टली किसके द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, मोस्टली आपका बिजनेस इंटरप्राइज के द्वारा। जो फर्म है, जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनका मोटिव ऑफ प्रॉफिट मोटिव है ना, तो जो मोस्टली बिजनेसमैन होते हैं वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लेकर के चलते हैं, क्योंकि उनके इतना बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, डीलिंग्स होता है बहुत सारे पर्सन से। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज हर बार कैश में ही देके चला जा सके। ठीक है, तो पूरा चेन जो है वहां पे क्रेडिट बेसिस पे मोस्टली चलता है। तो इसलिए अक्रूवल बेसिस कौन अडॉप्ट कर रहा है, मतलब कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस दोनों चलता है क्रेडिट पे। तो इसलिए अक्रूवल बेसिस किसके लिए अच्छा है, जो बिजनेस इंटरप्राइज सर। ठीक है, देखिए दूसरा पार्ट इसमें हम लोग आ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है एक जेन्यून, एक आप कह सकते हैं कि एक लॉ की तरह होता है। ठीक है, मतलब देखिए अब ऐसा है कि जैसे मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरा मन करेगा हम जैसे भी रिकॉर्ड कर लें, हम ऐसे खींच के रिकॉर्ड कर लें, हम उसको पहले रिकॉर्ड कर लें, उसको नहीं रिकॉर्ड करें, है ना। तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ एक लॉ दिया गया है, एक रूल्स दिए गए हैं, प्रैक्टिसेस दिए गए हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड, क्या उसको कर सकते हैं, स्टैंडर्ड दिए गए हैं। ठीक है, ताकि आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स को। दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कोई पूछे तो आपको क्या, सबसे पहले तो एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो टाइम टू टाइम, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई ऐसा फिक्स नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज भी होते हैं टाइम टू टाइम, वक्त के साथ, प्रोफेशन के साथ नए नए रूल्स और प्रैक्टिसेस लाए जाते हैं, ताकि रिकॉर्डिंग करने में, रिकॉर्डिंग करने के लिए। ठीक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है ऑन अकाउंटेंट पे बाय द लॉ प्रोफेशनल बॉडी। ठीक है, उनको ये फॉलो करके चलना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम इशू किया जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग के द्वारा, और उसमें रूल्स, स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, जिसके हिसाब से ही आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेंट्री जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री
शुड बी रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट और फेयर वैल्यू, इन दोनों में से जो लोअर है। यानी कि जो स्टॉक है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक को जो है हम रिकॉर्ड करते हैं या तो कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, ठीक है, विच एवर इज लो। ये एक लॉ है, ये AS2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, AS2 है, AS2 में ये लॉ दिया हुआ है कि आप इन्वेंट्री यानी स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे या तो कॉस्ट पे करेंगे या फेयर वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू पे करेंगे, दोनों में से जो कम है उस पे आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, दिए गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं, ठीक है। फायदा क्या है कि ये कंसिस्टेंट होता है, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके चलते हैं तो कंसिस्टेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, कंपेरेबिलिटी होगा। अगर आप हर बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करें, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो आप अपना फर्म का कंपैरिजन दूसरे फर्म से कर सकते हैं उसके अकाउंटिंग के हिसाब से, आपका क्या प्रॉफिट है, लॉस है, नहीं है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे 2026 में आपका क्या प्रॉफिट रहा, क्या एक्सपेंसेज रहा, क्या लॉसेज रहा, ठीक है, क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट रहा, ठीक है, क्या सेल रहा, क्या रेवेन्यू रहा, ये सब आप 2025 के जो भी रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन है उससे आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कब होगा, जब हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे, सेम सिस्टम अगर हम फॉलो करेंगे तभी तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस बार हमने रिवेन्यू रिकॉर्ड किया, अगले साल नहीं, नहीं छोड़ो, रिवेन्यू नहीं रिकॉर्ड करेंगे, अपनी खाली नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे, तो क्या मतलब, हर चीज एक सिस्टम के साथ रिकॉर्ड होना चाहिए, तब आप क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन इजिली कर पाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है, अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट में कंफ्लिक्ट होता है, बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं ना, फाइनेंशियल इंटरेस्ट में कंफ्लिक्ट होता है तो उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी लाता है, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने का काम करता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स हो गया, यही सब एडवांटेज भी हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। लिमिटेशन देखिए क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिमिटेशन यही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, ठीक है, आपको फॉलो करना ही करना है। इस ऐसा नहीं कि नहीं मेरे को इससे बेहतर कुछ है, अगर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आप कुछ अच्छा नहीं दूसरा चीज नहीं यूज कर सकते हैं, वही यूज करेंगे जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रूल दिया हुआ है, जो रूल्स है वही आपको उसी के हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो नया नया इनिशिएटिव आ सकता है वो कहीं ना कहीं नहीं आ पाता है, ठीक है, बेटर प्रेजेंटेशन हो सकता है वो नहीं आ पाता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिस्ट्रिक्टिव होता है, जैसा उसमें बताया गया है, जिस जिस तरीके से जिस जिस लॉ के हिसाब से उसमें लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको करना है, वन ऑफ द लिमिटेशन। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपके पास एसेट है, अब एसेट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एसेट को हम रिकॉर्ड करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है। इट मीन्स कि जैसे कि अगर एसेट का वैल्यू है, एसेट स्टार्टिंग में परचेज किया गया 16 लाख में, ठीक है, बाद में उसका प्राइस बढ़ता भी तो है, तो हम हमेशा जब भी एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो उसी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे उसको खरीदा गया या जो उसका स्टार्टिंग कॉस्ट था, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो उसी कॉस्ट पे हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कि वैल्यू में बढ़ गया 5 लाख तो हम उसको 22 लाख में रिकॉर्ड कर दिए, 21 लाख में रिकॉर्ड कर दिए, ऐसा नहीं है। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे और उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये सब नहीं होता है, लेकिन मेरा पढ़ाने का मतलब यही था। अच्छा देखिए, एक चीज और मैं बताऊंगा यहाँ पे, एक होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो इंडियन वर्जन होता है, ठीक है, जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो आपके यूनिवर्सल हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसका जो इंडियन वर्जन होता है वो होता है अकाउंट थे क्या, एक सेकंड मैं थोड़ा सा देख लूं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है,
चलिए, इसमें कहीं पे तो था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अभी आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि उसमें क्या है प्रॉब्लम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। IFRS के द्वारा देखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है। IFRS देखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बस आप इतना ही जान लो 2-3 पॉइंट कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है ये आपका क्या होता है, एक इंडियन वर्जन होता है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है। मतलब इंटरनेशनली जिस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, मैंने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को या फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया जाता है, उसका जो इंडियन वर्जन होता है वही क्या है, आपका इंडी एएस है। उसको शॉर्ट में बोलते हैं इंडी एएस, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ जानना नहीं है, चूंकि ये बहुत ही हाई लेवल का होता है। ये आपको सीए इंटर तक भी नहीं पढ़ना होता है। जब सीए कोई स्टूडेंट करता है और उसमें जब सीए फाइनल में जाता है तब उसको ये वाला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना होता है, ठीक है। तो मोटा मोटी बस आप समझ लो, ठीक है। और इसमें बहुत डेप्थ में कुछ जानने की आवश्यकता आवश्यकता नहीं है। और जो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या आपने कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस है, ये सबको अगर आप 1-2 बार आप वीडियोस को देख लोगे तो अगर एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन आ गए तो आपके ये सब नहीं आएंगे। कैश बेसिस क्या होता है, अक्रूवल बेसिस क्या होता है, मैक्सिमम आ सकते हैं कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में डिफरेंस, ठीक है, अगर उनको पूछना रहा तो। और रही बात की क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इनके लिमिटेशन, इनके ऑब्जेक्टिव्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये सब पे क्वेश्चंस नहीं है बनते हैं। बस आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेना है, ठीक है। और चलिए, इतना आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर में अगला जो चैप्टर है वो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक है। और ये चैप्टर आपका अब यहाँ से मतलब आज मोटा मोटी थ्योरेटिकल पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में घुसने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन होगा। थोड़ा सा उसमें आपका मतलब जो बेसिक उसमें बताना होगा मेरे को, वो मैं बताऊंगा। और देखिए उसका नोट्स भी पूरा प्रिपेयर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका पूरा कौन सा पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।